नगर में रहने वाला गुरु बड़ा ही समझदार व्यक्ति था और आसपास के क्षेत्र में अपनी समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। लोग उसके पास अपनी समस्या लेकर आते और वो उन सबको चुटकियों में हल बता दिया करता था। एक दिन प्रेमपाल नाम का एक आदमी गुरु के पास आया और बोला, जयराम जी के गुरु भाई जी। जयराम जी की प्रेमपाल, कैसे हो? और आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? गुरु, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपके पास सलाह लेने आया हूँ। बताओ बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी परेशानी जो है, मेरा घर है। मैं एक बहुत ही छोटे से घर में अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता हूँ। घर में इतनी कम जगह है कि वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि बड़ा घर ले सकूं। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? प्रेमपाल की परेशानी सुनकर, समस्या तो तुम्हारी बड़ी है, परंतु अब तुम मेरे पास इतनी दूर चलकर आए हो तो इसका हल तुम्हें देना ही होगा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे घर पर मुर्गियां हैं? हाँ हाँ, है ना मेरे पास मुर्गियां। वो भी पूरी 10 मुर्गियां हैं। तुम अपनी मुर्गियों को कहाँ रखते हो? भाई, घर के बाहर रखता हूँ। और कहाँ रखते हैं मुर्गियों को, बताओ? आज से तुम उन्हें अपने घर के बाहर नहीं, घर के अंदर रखना। क्या क्या कहा तुमने? घर के अंदर? अरे दिमाग तो ठीक है। अरे भला मुर्गियों को कौन घर के अंदर रखता है भाई, है? देखो प्रेमपाल, तुम मेरे पास अपनी समस्या का हल लेने आए हो तो मैं जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ, और वो भी बिना किसी सवाल के। ठीक है, ठीक है। जैसा आप कह रहे हो मैं वैसा ही करके देखता हूँ, परंतु मुझे मेरी समस्या का हल तो मिल जाएगा। मुझ पर भरोसा करके आए हो ना, तो अपना भरोसा कायम रखो, समस्या का हल मिल जाएगा। प्रेमपाल हैरान था, मगर उसने सोचा कि जैसा गुरु कह रहा है वैसा ही करके देखता हूँ। उस शाम घर पहुंचकर प्रेमपाल ने सारी मुर्गियां दड़बे में से निकालीं और घर के अंदर रख लीं। मुर्गियों के घर के अंदर आ जाने से उस छोटी जगह में उनका गुजारा और मुश्किल हो गया। 1-2 दिन किसी तरह बिताकर प्रेमपाल फिर से गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरु, आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया। मुर्गियां घर में रख ली, लेकिन मुर्गियों के घर में आने के बाद तो और भी हाल बुरा है। बताओ अब मैं क्या करूं? तुम्हारे घर में बकरियां हैं? हाँ, मेरे पास पूरी 4 बकरियां हैं। तुम बकरियों को कहाँ रखते हो? अरे भाई गुरु, और कहाँ, घर के बाहर बांधता हूँ उनको। ठीक है, आज से तुम अपनी 4 बकरियों को अपने घर के अंदर ही रखोगे। प्रेमपाल हैरान होकर गुरु को देखने लगा। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। प्रेमपाल घर लौट आया और जैसा गुरु ने कहा था वैसा ही किया। सारी बकरियां घर के अंदर रख लीं। अब घर में और जगह न बची थी। सब के सब बहुत परेशान थे। कुछ दिन उसी तरह रहने के बाद प्रेमपाल फिर गुरु के पास पहुंचा और थोड़ा गुस्से में बोला, मेरा घर भर गया है। मुर्गे और बकरियों के कारण घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। पाँव रखने को भी जगह नहीं बची है। तुम्हारे घर पर गधा है? तो क्या आप उस गधे को भी अपने घर में रख लूं? हाँ, रख लो। उस गधे को भी आज से अपने घर के अंदर ही रख लो। प्रेमपाल गुस्से में घर चला गया और गधे को भी घर के अंदर ही रख लिया। वो करता भी क्या, उसके पास गुरु की बात मानने के सिवा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मुर्गियां, गधे और बकरियों के साथ किसी तरह उसने और उसके परिवार ने कुछ दिन गुजारे। सब बहुत परेशान थे। जब रहा न गया
तो प्रेमपाल फिर से गुरु के पास पहुंचा और बोला, ये कैसी सलाह दी है आपने मुझे? मैं तो आपकी बुद्धि की चर्चा सुनकर आपके पास अपनी समस्या का समाधान मांगने आया था, और आपने तो जीना ही मुश्किल कर दिया हमारा। मैं ही गधा था जो आपके पास सलाह मांगने आया था। हाँ। क्या घर में बिल्कुल जगह नहीं है? मैंने पहले ही तो बताया था कि मेरा घर बहुत छोटा है और हम इंसानों के रहने के लिए भी वहां जगह नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। इसमें परेशानी की क्या बात है? एक काम करो, उन मुर्गियों, बकरियों और गधे को घर से बाहर निकाल दो। प्रेमपाल ने घर लौटकर मुर्गियों, बकरियों और गधे को घर से बाहर निकाल दिया। उसके कुछ दिन बाद वो फिर गुरु के पास आया। और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। गुरु, आपने सच में कमाल की सलाह दी थी। हाँ, आप सच में, मैं और मेरा परिवार उस छोटे से घर में बहुत खुश हैं। उन जानवरों को घर से बाहर निकालने के बाद हमें घर में काफी जगह मिलने लगी है, जहां हम आराम से रह रहे हैं बिना किसी शिकायत के। भाई, तुम्हें तो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया था, परंतु मैं अपनी योजना में सफल रहा और मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे पाया। आज तुमने सीख लिया है कि जो तुम्हारे पास है उसका सही तरीके से कैसे उपयोग किया जाए, किस तरीके से प्रबंध करें कि जो है उसके साथ खुश रहें। प्रेमपाल मुस्कुराता हुआ गुरु के गले लगता है और उसे शुक्रिया कहता है। दूसरी तरफ शहर में रहने वाला मंगलू अपने रिश्तेदार के घर शादी में आता है। मंगलू के चाचा पड़ोस में रहने वाले गुरु को मंगलू से मिलवाते हैं। बेटा गुरु, ये मेरा भतीजा मंगलू है, शहर में रहता है। धोबी घाट के पीछे वाली जो बस्ती है ना, वहाँ पेशे से धोबी है। अच्छा पैसा कमाता है और ऐश की जिंदगी गुजार रहा है। और कैसी ऐश की जिंदगी चाचा? अब तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो ऊपर वाले का शुक्र है। अब क्या बात है, बड़े उदास शब्दों में बात कर रहे हो? हाँ चाचा, पहले तो धंधा बहुत अच्छा था, अच्छे पैसे कमाता था, लेकिन अब कुछ समय से धंधा मंदा चल रहा है। मंगलू पेशे से धोबी है। शहर में लोगों के कपड़े धोने के लिए लाता और नदी के उस पार जाकर कपड़े धोकर सुखाकर रात तक लौट कर आता था। कपड़ों को लाना ले जाना मेहनत का काम था, इसलिए मंगलू ने एक गधा भी खरीद रखा था और उसने उस गधे का नाम भी रखा था वीरू। मंगलू का गधा वीरू सब बोझ उठाता है। अब क्या बात है मंगलू? चाचा, काम अब धीरे धीरे मंदा पड़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों ने अब अपने घर कपड़े धुलाई करने वाली मशीन को लगा लिया है, जिसके कारण अब धोबी की जरूरत लोगों को नहीं पड़ती है, समझे? अब यही कारण है ना तुम्हारी उदासी का? हाँ चाचा, क्या करूं, परिवार की जिम्मेदारी भी तो है। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो सब सही कर देगा। मंगलू, मैं तुम्हारे चाचा को अपने पिता के समान समझता हूं। अगर तुम्हें कभी मेरी कोई जरूरत पड़े तो जरूर बताना। अब हाँ बेटा मंगलू, ये गुरु बड़ा ही होनहार है। सिर्फ हमारे गांव के ही नहीं, आसपास के रहने वाले लोग भी अब अपनी समस्याओं का समाधान लेने इसके पास आते हैं। हाँ, शुक्रिया भाई गुरु, परंतु मेरी समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है और इसका समाधान मुझे खुद ही ढूंढना होगा। मंगलू शादी समाप्त होने के बाद शहर वापस लौट जाता है, परंतु उसकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही जाती है। एक दिन मंगलू की पत्नी शीला मंगलू से बोली, इस तरह घर चलाना अब मुमकिन नहीं हो रहा है।
आप कुछ और धंधा क्यों नहीं करते? अरे कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल, समझी। मेरे पास कुछ और धंधा करने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही तजुर्बा है। मैं दूसरा कौन सा धंधा कर लूं बताओ? धंधा नहीं कर सकते तो कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? कुछ पैसे तो आएंगे। नौकरी? अरे नौकरी कौन देगा भला मुझे? मैंने आज तक कभी किसी की नौकरी नहीं की है। मुझे लगता है आपको बड़े सेठ के पास जाना चाहिए। उसके पास आपके लिए कोई ना कोई काम जरूर होगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो। उसका व्यापार भी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। उसके यहाँ तो नौकरों की लाइन लगी रहती है। वो जरूर मुझे कोई ना कोई काम दे देगा। मैं कल ही उसके पास जाता हूँ। शहर के करोड़ीमल सेठ का व्यापार दूर दूर तक फैला था और उसके यहाँ काफी सारे नौकर काम किया करते थे। लेकिन शहर के लोग उसे करोड़ीमल की जगह बड़े सेठ के नाम से पुकारते थे। सेठ के यहाँ नौकरों की भीड़ लगी रहती थी। अगले दिन मंगलू बड़े सेठ के यहाँ काम की तलाश में पहुंचा। नमस्कार मालिक। नमस्कार नमस्कार। कहो मंगलू, कैसे आना हुआ? बस मालिक, काम जरा मंदा हो गया है। काम कैसे मंदा हो गया? क्या हुआ? आप जानते ही हैं मालिक, सबके घर में कपड़े की मशीन लग गई है तो काम अब मिलता नहीं है। हाँ, ये तो है। तो अब क्या करने का विचार है? कुछ भी काम मिल जाए मालिक, वो कर लूंगा। मेरे यहाँ काम करोगे? जी जी हुजूर, मेहरबानी होगी। देखो मंगलू, तुम्हारी ईमानदारी के बारे में तो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माल पहुँचाने के लिए काम पर रख लूंगा। मुझे माल पहुँचाने के लिए आदमियों की जरूरत रहती है। मालिक, मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे पता है और तुम पर पूरा विश्वास भी है, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें किसी सवारी की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी माल भारी भी होता है। मालिक, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। मेरे पास माल की ढुलाई करने के लिए मेरा गधा वीरू है ना, वो इसमें मेरी मदद करेगा। सेठ ने मंगलू को माल पहुंचाने के लिए रख लिया। मंगलू अब सेठ के यहाँ काम करने लगा था। माल ढुलाई में वीरू उसके बहुत काम आता था। एक दिन मंगलू ने एक साथ 2 बोरे वीरू की पीठ पर रख दिए। बेचारा वीरू इतना वजन उठाकर बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चल रहा था। मंगलू गुस्से में वीरू की पिटाई करता है और उसे पूरा दिन न दाना देता है और न पानी। रात को पीठ की दर्द से परेशान हो वीरू खुद से बातें करता है। मैं तो इस मंगलू से परेशान हो चुका हूँ। न जाने इसे कितने पैसे कमाने हैं। ये सोचता भी नहीं, एक साथ इतना वजन मेरी पीठ पर रख देता है। ये सोचता भी नहीं कि मैं कैसे चलूंगा, और ऊपर से मेरी पिटाई भी कर दी सो अलग। इस पर भी इसका पेट नहीं भरा, ना ही मुझे दाना दिया और ना ही पानी। बस अब बहुत हो गया। अब मुझे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी, वरना इसका अत्याचार तो मुझ पर बढ़ता ही जाएगा। एक दिन मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा और अपनी इस पिटाई का बदला भी लूंगा। हाँ। मंगलू से बदला लेने की बात सोचते हुए बेचारा वीरू भूखा ही सो जाता है। दूसरे दिन भी बिना दाना पानी के दिन भर काम कराता है। वीरू ने भी ठान लिया था कि अब वो मंगलू को सबक जरूर सिखाएगा। एक दिन की बात है, मंगलू को नमक की बोरी नदी के उस पार बाजार तक पहुंचानी थी। झटपट गोदाम से माल उठाया और वीरू की पीठ पर बांधकर मंगलू बाजार की ओर निकल गया। रास्ते में मंगलू खुद से बोला, बाजार जाने के लिए अगर मैं पुल की तरफ से जाऊंगा तो 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा और उसमें समय भी अधिक लगेगा। एक काम करता हूँ, मैं नदी के रास्ते ही नदी पार करके बाजार चला जाता हूँ।
समय भी कम लगेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। चलो अच्छा है, पानी के रास्ते जाऊंगा तो मुझे भी कम मेहनत करनी पड़ेगी, वरना ये मुझे 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना, यानी 12 किलोमीटर चला कर ले जाता। देर से ही सही, पर ईश्वर ने इसे अक्ल तो दे दी। वीरू जैसे ही पानी में उतरा, उसने अपनी प्यास बुझाने की सोची। वीरू कुछ देर ठहर कर पानी पीने लगा। जैसे ही बाहर निकला तो पीठ पर वजन काफी हल्का था। वीरू खुद से, अरे, मेरी पीठ पर रखी हुई बोरी का वजन अचानक से कम कैसे हो गया? बोरी तो किसी ने नहीं उतारी, परंतु ये पहले से हल्की हो गई है। लगता है ये जादू की नदी है। इसमें उतरने से मेरी पीठ पर रखी बोरी का वजन कम हो गया और शरीर भी हल्का हो गया है। वीरू की पीठ पर नमक की बोरी थी। वो पानी में रहने के कारण घुलकर बह गया। वीरू को समझ आया कि ये जादू की नदी है। इसमें उतरने पर वजन घट जाता है। वीरू ने अब नित्य निरंतर यही करने का अभ्यास बना लिया था। इस कारण मंगलू काफी परेशान रहता, क्योंकि सामान ठीक प्रकार से सही जगह नहीं पहुंचता। रास्ते में ही सारा माल बह जाता या खराब हो जाता। एक दिन सेठ करोड़ी मल मंगलू से बोले, हाँ मंगलू, आजकल तुम माल बराबर नहीं पहुंचाते हो, माल खराब हो जाता है। आखिर ये सब हो क्या रहा है भाई? सेठ जी, ये सब मेरे गधे वीरू की वजह से हो रहा है। वो नदी के रास्ते जाते वक्त नदी में उतर जाता है। मैं उसे कितना भी रोकता हूँ, पर वो नदी के पानी को देखकर प्यासा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सब गड़बड़ हो रही है। देखो मंगलू, मैंने तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी की वजह से रखा था, और अगर मुझे काम में शिकायत आएगी तो मैं तुम्हें काम से हटा भी सकता हूँ, समझे? इसलिए तुम्हें अपने गधे का जो करना है वो करो, लेकिन मुझे मेरे काम में कोई शिकायत नहीं चाहिए, समझे? ठीक है सेठ जी। घर जाकर मंगलू वीरू को बहुत पीटता है। क्या बात है, इसकी जान ले लोगे क्या आज? भला इतना क्यों मार रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता, कुछ दिनों से इसने मुझे परेशान करके रखा है। रोज सेठ का माल खराब करता है। इसकी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। आखिर बात क्या है ये तो बताओ। मंगलू शीला को सारी बात बताता है। तो तुम इसे नदी के रास्ते ले ही क्यों जाते हो? अगर मैं इसे पुल से भी ले जाऊं तो भी ये नदी देखकर प्यासा हो जाता है और जबरदस्ती नदी में उतर जाता है। तुम एक काम करो, एक दिन के लिए गांव चले जाओ। वहां जाकर क्या करूंगा? तुमने बताया था ना चाचा के पड़ोस में गुरु के बारे में। हाँ, तुमने बिल्कुल सही याद दिलाया। मैं कल सुबह ही गुरु भाई के पास जाता हूँ और इस गधे का इलाज करता हूँ। मंगलू गुरु के पास जाता है और उसे अपनी सारी समस्या बताता है। कोई बात नहीं मंगलू भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप वापस शहर जाकर एक बोरी रुई भरकर वीरू की पीठ पर बांध दीजिएगा। उससे क्या होगा गुरु भाई? उसी से सब कुछ होगा। बस मैंने आपसे जैसा कहा है आप करिए। अरे आज तो मालिक ने मेरी पीठ पर काफी हल्का वजन रखा है। लगता है इसकी अक्ल ठिकाने आ गई। अब ये कभी मुझसे पंगा नहीं लेगा। चलो जल्दी समझ गया तो इसके लिए ही अच्छा है। वीरू खुशी से मस्तानी चाल में चला जा रहा था। नदी के पास पहुंचते ही वीरू अपनी आदत के अनुसार पानी में उतर जाता है और धीरे धीरे पानी पीकर आराम करता है। कुछ देर बाद जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी पीठ पर वजन पहले से अधिक था। ये क्या हो गया? ये वजन तो आम दिनों की तरह कम होना चाहिए था, परंतु इस जादुई नदी में आने से बढ़ कैसे गया? मेरे तो पैर भी नहीं उठ रहे हैं इस वजन के कारण। मैं क्या करूं? मेरा शरीर तो वजन के कारण नीचे की तरफ बैठा जा रहा है। वीरू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था।
तभी मंगलू ने अपना डंडा उठाया और वीरू को आगे की तरफ चलने के लिए मारना शुरू कर दिया। चल चल आगे चल। अब समझ आया तुझे? तू रोज मुझे परेशान करता था, सेठ का सामान खराब करता था। आज मैं तेरी सारी गर्मी उतारूंगा। वीरू को अब समझ आ चुका था कि उसकी करनी का ये फल है। जिस प्रकार वो प्रतिदिन मंगलू को परेशान करता था, आज मंगलू ने बदला लिया है। आज की पिटाई के बाद फिर वीरू ने दोबारा कभी मंगलू को परेशान नहीं किया। जादुई नदी के चक्कर में वीरू की शामत आ गई थी।